नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। अक्सर इस समय ये बातें हो रही हैं कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि पहले 2 फेजेस में जो वोटर टर्नआउट का डेटा था, जो कि अगले 24 घंटे में पोलिंग के बाद छप जाता था, लोग जान जाते थे कि कितना एब्सोल्यूट वोटर टर्नआउट डेटा है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार 11 दिन बाद वो उस डेटा को उजागर किया। और इतना ही नहीं, लेकिन जो 6% का इजाफा उसमें देखने को मिला, उससे लोगों के मन में संदेह पैदा हो गया कि आखिर इलेक्शन कमीशन क्या कुछ गड़बड़ी कर रहा है। इसी वोटर टर्नआउट के डेटा को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कॉमन कॉज, ये दो जो एनजीओज हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि चुनाव आयोग को ये बोला जाए कि हर पोलिंग स्टेशन पर जो फॉर्म 17C है, पोलिंग प्रोसेस के खत्म होने के बाद जिस फॉर्म को भरकर और सारे पोलिंग एजेंट्स को दिया जाता है, उस फॉर्म को पब्लिश किया जाए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। हर पोलिंग बूथ का डेटा फॉर्म 17C के हिसाब से छापा जाए। अब आज सुप्रीम कोर्ट में इसी मसले को लेकर सुनवाई थी। अगली सुनवाई 24 तारीख की है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन का जो रुख था, वो ऐसा लगा कि शायद इस डेटा को छापने के लिए उनको और समय चाहिए। यहां तक कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह पूछा कि भाई फॉर्म 17C का डेटा छापने में क्या मुश्किल है। उसके बाद चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि देखिए, ये बहुत सारा डेटा है, इसको टैबुलेट करने में टाइम लगता है, पोलिंग जो ऑफिसर्स हैं उनको रिटर्निंग ऑफिसर को देना पड़ता है। ठीक उसी तर्ज पर जैसे कि बहस हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में देखी थी। एसबीआई रिलक्टेंट था, एसबीआई डेटा शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन चंद्रचूड़ साहब ने एक भी नहीं सुनी और लगातार दबाव बनाया एसबीआई पर, और अंत में आकर उनको वो डेटा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का शेयर करना पड़ा। कुछ इसी तर्ज पर आज वोटर टर्नआउट डेटा के केस में जो सुनवाई हुई, आज इसी तरीके का रवैया इलेक्शन कमीशन का फिर से देखने को मिला, जहां पर वो ये कहते हैं कि जो एक लाइन आज जो मैं अभी बात भी करूंगी, उन्होंने कहा कि जब इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट वोटर्स, जो नए वोटर्स हैं, उस पर पड़ता है और वोटर टर्नआउट परसेंटेज नीचे गिर जाता है। ये बात चुनाव आयोग के वकील ने कही थी। तो क्या चुनाव आयोग अब उसके पास अब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा है सिवाय इसके कि चंद्रचूड़ साहब के सामने आकर उनको अदालत में ये बताना पड़ेगा कि आखिर वो क्या छुपा रहे हैं। आज इसी सब को लेकर जब सुनवाई हो रही थी, प्रशांत भूषण साहब हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में थे और इसी मसले को वो कॉन्टेस्ट कर रहे थे कोर्ट के अंदर। आज वो इसी केस की पैरवी में थे। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, जो पहला सवाल है वो यही है कि चुनाव आयोग के रवैये पे क्या कहेंगे। आज हम लोगों ने उस हियरिंग को बहुत क्लोजली फॉलो किया था और लगातार एक रिलक्टेंस जो दिख रहा था चुनाव आयोग का कि डेटा शेयर करने में टाइम लगेगा। उन्होंने कहा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इस रवैये को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से ये सारी झूठी दलील दी जा रही थी कि ये वोटर टर्नआउट डेटा, जितने लोगों ने वोट दी ईवीएम बाय ईवीएम या बूथ बाय बूथ, उसका डेटा अपलोड करने में, उनके पास आने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि देखिए, रूल ये कहता है कि जो पोलिंग ऑफिसर है हर एक पोलिंग बूथ का, वो एक फॉर्म 17C भरता है, जिसमें एक कॉलम होता है टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वोटेड इन दिस ईवीएम। इस ईवीएम में कितने वोट डाले गए, और वो एक बटन दबाते हैं ईवीएम का, उससे आ जाता है कितने वोट डाले गए। तो जब वोटिंग बंद करी जाती है तो बटन दबाकर देखता है कितने वोट इस ईवीएम में पड़े हैं और फॉर्म 17C में रिकॉर्ड करता है। और रूल में आगे ये भी लिखा है कि जितने पोलिंग एजेंट्स कैंडिडेट्स के वहां हो, सबको उसकी कॉपी दी जाएगी, यानी सबको उसकी फिगर्स दी जाएंगी। अब ये दूसरी बात है कि हर पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स नहीं होते, और कम से कम हर कैंडिडेट के तो नहीं होते। एंड दूसरी बात, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके कैंडिडेट्स सारी कंस्टिट्यूएंसीज में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, सबकी अलायंसेस वगैरह हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट सब जगह नहीं होते। तो पहली बात तो कई बार वो लोग कलेक्ट नहीं करते, कई बार होते नहीं हैं।
यहाँ तो सवाल ये था कि देखिए, जनता को ये संदेह हो रहा है कि कहीं ईवीएम से छेड़छाड़ तो नहीं करी जा रही। अब ये छेड़छाड़ दूसरी तरह की कि कहीं ईवीएम को बदला तो नहीं जा रहा। आपने जिस दिन वोटिंग खत्म हुई फेज 1 और फेज 2 की, उस दिन बोला कि करीब 60% वोटिंग हुई है, और उसके फर्स्ट फेज की वोटिंग खत्म होने के 11 दिन बाद और सेकंड फेज की वोटिंग खत्म होने के 4 दिन बाद आपने वो फिगर रिवाइज कर दी और 60 से 66% कर दी। अब बहुत सारे लोगों को इस पर अचंभा भी हो रहा है और संदेह भी हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ईवीएम बदले जा रहे हैं, और जिन ईवीएम पर मान लीजिए 500 वोट पड़े हो, उसको रिप्लेस करके अब 700 वोट का ईवीएम वहां लगा दिया गया है, और इस आधार पर ये वोटिंग बढ़ती हुई दिखा रहे हैं। तो इसलिए एडीआर की तरफ से, एडीआर की एक पुरानी पिटिशन है, एडीआर और कॉमन कॉज की, जो 2019 में यही सब प्रॉब्लम हुई थी उसके बारे में थी, उसकी अभी सुनवाई लंबित है, अभी हुई नहीं है। लेकिन उसमें एक हम लोगों ने फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करी, क्योंकि बहुत सारी, करीब करीब सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन को इसके बाद चिट्ठी लिखी थी और बोला था कि भाई आप सारा डेटा पब्लिश करिए, और सिर्फ वोटिंग परसेंटेज नहीं, एब्सोल्यूट नंबर पब्लिश करिए। और आपके पास 17C में एग्जैक्ट नंबर होता है कि भाई इस ईवीएम पर इस बूथ में कितनी एग्जैक्ट वोट डाली गई, और वो फिगर जो है पोलिंग ऑफिसर जो होता है वो रिटर्निंग ऑफिसर को भेजता है। तो जैसे एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी या एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का रिटर्निंग ऑफिसर है, उसके पास जितनी भी पोलिंग बूथ्स होती हैं, लेट से 1000 पोलिंग बूथ्स हैं, सबके फिगर्स कम से कम अगले दिन तक आ जाते हैं, और वो फिगर्स कंपाइल करके वो जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो फिर इलेक्शन कमीशन को भेजता है। और इसी आधार पर आसाम के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो पूरे आसाम के स्टेट का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, उसने बिल्कुल कंस्टिट्यूंसी बाय कंस्टिट्यूंसी, असेंबली कंस्टिट्यूंसी बाय असेंबली कंस्टिट्यूंसी, एग्जैक्ट कितनी वोट पड़ी है, एग्जैक्ट एक एक वोट कितनी वोट पड़ी है, एक्सक्लूडिंग पोस्टल बैलेट। क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये भी दलील दी गई कि भाई पोस्टल बैलेट आते हैं इसलिए नंबर नहीं पता लगता वगैरह। पहली बात तो पोस्टल बैलेट कुल 27 लाख पिछले इलेक्शन में हुए थे, यानी कि 4%, 0.4%, 1% से भी कम, 0.4% पोस्टल बैलेट होते हैं। पोस्टल बैलेट से आपका 6% वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ सकता। दूसरी बात, पोस्टल बैलेट तो उसमें होता भी नहीं है, वो जो फॉर्म 17C है वो तो सिर्फ ईवीएम का काउंट होता है। तो आप ईवीएम, हम लोग तो यही कह रहे हैं ना कि भाई जो ईवीएम का काउंट रिकॉर्ड होता है, जो आप फॉर्म 17C में रिकॉर्ड करते हैं हर पोलिंग स्टेशन पर, और फिर वही फिगर्स सब सारे पोलिंग ऑफिसर्स रिटर्निंग ऑफिसर को भेजते हैं, और रिटर्निंग ऑफिसर फिर इलेक्शन कमीशन को भेजता है। तो इलेक्शन कमीशन फॉर्म 17C की जो फिगर्स हैं पोलिंग स्टेशन बाय पोलिंग स्टेशन क्यों नहीं अपलोड कर सकता? यही बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने थी कि भाई बिल्कुल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहने लगा कि भाई हमको अभी 4 महीने लगेंगे, इलेक्शन गुजर जाने दीजिए। यही चीज आज इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमको ये डेटा कंपाइल करने में बहुत समय लगेगा। आसाम के सीईओ ने तो कर दिया ऑलरेडी, बिल्कुल। जितने वहां पर वोटिंग हुई है उसका कर दिया, एग्जैक्ट फिगर्स उसने बताई हैं। उसने हर पोलिंग बूथ की नहीं बताई है, लेकिन हर असेंबली कंस्टिट्यूंसी की बताई है, टोटल करके कि इस असेंबली कंस्टिट्यूंसी में कितने कितने वोट पड़े। पोलिंग बूथ से ही कंपाइल करी होगी, क्योंकि फॉर्म 17 पोलिंग बूथ से ही आप कंपाइल करते हैं ना। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक वही काम कर रहा है जो स्टेट बैंक कर रहा था कि जी हमको रुक जाने दीजिए, इलेक्शन खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। अरे क्यों भाई, आपके पास है, अगर आप छेड़छाड़ करना चाहते हैं तो अगर आप ईवीएम रिप्लेस करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो उसको रोकने का एक तरीका ये होता है कि भाई आप तुरंत जैसे ही वोटिंग खत्म होती है, फॉर्म 17C में जो आपने रिकॉर्ड किया वो फिगर जो है, जो कि
वाया रिटर्निंग ऑफिसर जाती है इलेक्शन कमीशन को, उसको अपलोड कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। इलेक्शन कमीशन जो इस तरह की दलील दे रहा है जो स्टेट बैंक ने दी, उससे ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ सरकार के गोदी में नहीं बैठा है, लेकिन लोगों को ये सस्पिशन हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन सचमुच ईवीएम से कुछ छेड़छाड़ करना चाहता है। सचमुच हो सकता है कि ईवीएम को बदल रहे हैं ये लोग इलेक्शन होने के बाद। अदरवाइज कोई तर्क दिया ही नहीं जा सकता इसका कि आप फॉर्म 17C का जो फिगर है उसको क्यों ना डिस्क्लोज करें। जनता को जानने का ये पूरा हक है कि भाई कितने वोट हर पोलिंग स्टेशन पर डाले गए, और जिससे कि अगर मान लीजिए जब ईवीएम खुलते हैं और फिर काउंटिंग जब करी जाती है और इसमें अगर डिस्क्रिपेंसी आ जाए, जो फॉर्म 17C की फिगर है और जो फाइनल जो ईवीएम खोलने के बाद जो वोट निकली, तब तो ऑब्वियसली ईवीएम रिप्लेस किया गया है, क्योंकि ये तो जो फिगर है 17C में वो तो वही डाली जाती है जो ईवीएम से निकाली जाती है। ईवीएम में आप प्रशांत जी, एक चीज जो समझ में नहीं आई कि आप लोगों के पिटिशन में भी ये कहा गया था कि 48 घंटे के अंदर फॉर्म 17C का जो डेटा है हर पोलिंग स्टेशन का उसको पब्लिश किया जाए, लेकिन आज जो चंद्रचूड़ साहब की बेंच थी उन्होंने उनको ऑलमोस्ट एक हफ्ते की मोहलत दे दी है। आज 16 मई है, अब अगली सुनवाई 24 तारीख को है, तो इतना लंबा समय क्यों दिया कोर्ट ने? आज उसके पीछे का क्या लॉजिक आपको लगता है? अब ठीक है, कोर्ट को लगा, वो तो कह रहे थे कि 2 हफ्ते का हमको टाइम दे दीजिए। वो तो ये चाहते थे कि चुनाव गुजर जाए, उसके बाद वो इस एप्लीकेशन का जवाब दें। इलेक्शन कमीशन की तो पूरी और झूठी दलील दी जा रही थी, झूठी, बिल्कुल झूठी। ये कहा जा रहा था कि ये इशू, ये फॉर्म 17C का इशू, कि इसके डिस्क्लोजर का इशू जो ईवीएम वाला जो पहला वाला केस था उसमें तय हो चुका है। बिल्कुल झूठ। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये झूठी दलील दी जा रही थी, झूठ बोला जा रहा था कोर्ट से कि इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन जरूर कुछ छुपा रहा है, जरूर कुछ धांधली करने की कोशिश हो रही है, नहीं तो इतना ज्यादा एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाया जा सकता इस फॉर्म 17C के फिगर्स को दबाने का। इतना एड़ी चोटी का जोर जो इलेक्शन कमीशन लगा रहा है, उससे बिल्कुल ये इंप्रेशन हो रहा है कि ये लोग ईवीएम रिप्लेस कर रहे हैं या कर सकते हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है सर, आज भी जब ये सुनवाई चल रही थी तो बार बार इस चीज को लेकर सवाल खड़े किए गए कि भाई फॉर्म 17C को पब्लिश करने में दिक्कत क्या है, और जिस तरीके की दलील दी गई आज इलेक्शन कमीशन के वकील द्वारा, वो मैं ऑडियंस के लिए पढ़ना चाहती हूँ और फिर उस पर आपसे टिप्पणी लूंगी। उन्होंने कहा कि दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हेन रेज्ड विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द न्यू वोटर्स एंड वोटिंग परसेंटेज विल कम डाउन। व्हाट वी आर डूइंग इज व्हाट वी आर डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड स्टैट्यूटरीली। अब ये बात चुनाव आयोग के वकील कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा होगा तो फिर वोटर टर्नआउट पर फर्क पड़ेगा, वोटिंग परसेंटेज कम हो जाएगा न्यू वोटर्स पर। तो ये क्या मूर्ख बनाने का काम चुनाव आयोग कर रहा था कोर्ट में आज लोगों को? तो दलील का तो यही मतलब हुआ ना कि अगर हमारी धांधली पकड़ी जाए, या अगर ये बात निकल कर आती है कि भाई उसमें डिस्क्रिपेंसी है, जो फॉर्म 17C के फिगर्स हैं और जो इलेक्शन कमीशन अब कह रहा है उसमें अगर डिस्क्रिपेंसी है, ये बात अगर सामने आती है तो वोटर टर्नआउट कम हो जाएगा। यानी कि वो ये कह रहा है अगर हमारी धांधली पकड़ी जाए तो लोगों का विश्वास इलेक्शन में खत्म हो जाएगा। वो तो खत्म होना ही चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा है, ईवीएम को बदल रहा है, और ये बात अगर पकड़ लेते हैं, लोग समझ लेते हैं, तो लोगों का ऑब्वियसली पब्लिक कॉन्फिडेंस खत्म होएगा, और खत्म होना चाहिए। अगर ऐसी धांधली हो रही है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली लोगों का कॉन्फिडेंस इस इलेक्शन प्रोसेस में खत्म होएगा, होना चाहिए, क्योंकि ये तो फिर फार्स आप कर रहे हैं। अगर आप ईवीएम को रिप्लेस कर रहे हैं और 17C की आपकी फिगर जो है और फाइनल जो आप काउंट दे रहे हैं उसमें इतनी डिस्क्रिपेंसी है,
तब ऑब्वियसली धांधली हो रही है, बेईमानी हो रही है, एंड देयरफॉर फिर तो लोगों को पूरे इलेक्शन प्रोसेस को क्वेश्चन करना पड़ेगा कि भाई क्या हो रहा है। देखिए, ये तो दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है, जितना मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन प्रधानमंत्री के द्वारा या भाजपा के द्वारा होता जा रहा है, उसको अनदेखी करता जा रहा है और सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ चाहे जायज चाहे बिल्कुल नाजायज कंप्लेंट्स के ऊपर एक्शन लेता है। तो ये तो साफ हो गया है कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल पार्टिजन तरीके से काम कर रहा है, सरकार की गोद में बैठ के काम कर रहा है। लेकिन इससे तो ये सस्पिशन हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन सचमुच ईवीएम से छेड़छाड़ कर रहा है, ये सस्पिशन हो रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है सर, उम्मीद है कि इस पर कुछ ठोस कुछ निर्देशन आएगा, लेकिन राजीव कुमार क्या बच पाएंगे? उनको आकर जवाब देना ही पड़ेगा कि वो क्या छुपा रहे हैं। क्या अब इस चीज से वो बच सकते हैं? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो कोर्ट को बताएं कि वो क्या छुपा रहे थे। हाँ, मतलब उनको बताना तो पड़ेगा, लेकिन देखिए जिस तरह से आज उनके वकील बहस कर रहे थे, मतलब ये कह रहे थे कि ये इशू जो है पिछले वाला जो ईवीएम का जो केस था उसमें तय हो चुका है। अरे उस केस में तो सिर्फ ये था कि भाई वीवीपैट का टोटल काउंट करिए, या मतलब आप ये इंश्योर करिए कि भाई ईवीएम में कोई उससे मैनिपुलेशन ना हो जाए प्रोग्राम के थ्रू। यहाँ तो सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है कि भाई जो आपका एकदम से काउंट 6% बढ़ गया 4 दिन बाद या 11 दिन बाद, 4 दिन बाद 6% बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, उसका क्या एक्सप्लेनेशन है? आप फॉर्म 17C जो आपने भरा ईवीएम बाय ईवीएम, उसका काउंट दे दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका एक ही मतलब है, अगर नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जरूर छेड़छाड़ करना चाहते हैं ईवीएम से, और कोई इसका एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता ना देने का। जी, लेकिन सर उम्मीद आपको क्या लगती है कि क्या इसमें कोई कड़ा निर्देशन आएगा, ठीक उसी तरह जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में आया था? देखिए, आना तो चाहिए, आना तो चाहिए। अब देखिए 24 को लगेगा। अब तो खैर वेकेशन बेंच में लगेगा, चीफ जस्टिस की बेंच में शायद नहीं लगेगा। जो भी वेकेशन में बेंच होगी उसके सामने लगेगा। देखिए, होना तो चाहिए। तो सर अगर 24 तारीख को ये केस लगा हुआ है वेकेशन बेंच के सामने, 25 को फिर से पांचवा फेज है पोलिंग का, तो अगर कोई कड़ा ऑर्डर आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या कोई ऐसा निर्देशन, तो फिर राजीव कुमार मजबूर हो जाएंगे कि फॉर्म 17C का डेटा 48 घंटे के अंदर वो पब्लिश करेंगे। हाँ, जितना भी वो टाइम बोलते हैं कोर्ट, मतलब पुराना डेटा तो सारा अपलोड करना होगा, जो कुछ हाँ, पुराने फेजेस जो हो चुके, और आगे के जो फेज रह गए हैं उसमें हर फेज के 1-2 दिन 2 दिन के बाद अपलोड करना होगा। आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया प्रशांत जी कि किस तरीके से लोगों के मन में संदेह हो रहा है कि भाई ईवीएम या तो उनसे ईवीएम से छेड़छाड़ हो रही है या तो ईवीएम को बदला जा रहा है, और जिस तरीके से आज झूठी दलील चुनाव आयोग दे रहा था। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि क्या अब हम ये माने कि जो इलेक्शन कमीशन की बेईमानी है या जो बेईमान माइंडसेट है, बेईमान जो एक इंटेंशन दिख रहा है, वो आज बिल्कुल कोर्ट में साफ हो गया, दूध का दूध पानी का पानी, कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? देखिए, 2 झूठी दलील दी गई। एक तो ये बोला गया कि नहीं, ये डेटा कंपाइल करने में बहुत हमको समय लगेगा, और दूसरा झूठी दलील दी गई कि भाई ये जो फॉर्म 17C का जो इशू है कि भाई इसके फिगर्स आप अपलोड करिए, ये पहले वाले ईवीएम केस में तय हो चुका है। दोनों झूठी दलील दी गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और सिर्फ इसलिए कि किसी भी तरह से कोर्ट ये ना ऑर्डर कर दे कि फॉर्म 17C के फिगर्स आप अपलोड करिए। अब इसके पीछे क्या मानसिकता हो सकती है? क्यों फॉर्म 17C के फिगर्स अपलोड नहीं कर रहे? एक ही मानसिकता हो सकती है कि आप इसमें छेड़छाड़ करना चाहते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी। अब देखना होगा कि 24 तारीख को जब ये दोबारा हियरिंग होती है तो उसमें क्या होता है।
कितने कड़े निर्देशन सुप्रीम कोर्ट देता है या उस दिन देता है या नहीं देता है, निगाहें उस पर टिकी होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक